मन ज़रेनिया, तो वो उसके मुंह से तारीफ सुनने के लिए बड़ी ही बेसब्री से उसकी तरफ देख रही थी। पर अफसोस आद्यंत ने एक बार भी उसके हाथ के बने खाने की तारीफ नहीं किया। कुछ ही देर में वो सारा लंच फिनिश करके उसकी तरफ ट्रे बढ़ाते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाकर लाना। इतना बोलकर आद्यंत वहां से उठा और केबिन में ही बने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ख्वाहिश हैरानी से कभी आद्यंत की तरफ देखती तो कभी सामने रखे खाने की प्लेट की तरफ, जो कि अब पूरा फिनिश हो चुका था। ख्वाहिश आद्यंत को खाता हुआ देख रही थी और उसे यह अच्छा भी महसूस कर रहा था कि पहली बार ही सही आद्यंत ने उसके द्वारा कुक किया खाना डस्टबिन में नहीं फेंका। ख्वाहिश जब कुछ नहीं बोली तो आद्यंत ने अपने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। ख्वाहिश डर गई। व्हाट हैपेंड? आद्यंत ने पूछा तो ख्वाहिश ने अपना सिर न में हिला दिया। वह आद्यंत केबिन से बाहर चली गई। ख्वाहिश अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसके टेबल पर फाइलों की ढेर लगी हुई थी। ख्वाहिश एक के बाद एक सारी फाइल को चेक करती और उसे कंप्लीट करने में लग जाती। इतने सारे फाइल को देखकर ख्वाहिश एक पल के लिए घबराती है, पर फिर वो अपना काम करने लग जाती है। वो काम कर ही रही थी कि इस समय उसके केबिन के अंदर जय आया और वो ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, चलो चलना नहीं है क्या? ख्वाहिश जब ये सुना तो वो हैरानी से जय की तरफ देखी और बोली, कहाँ? जय ख्वाहिश की तरफ अपने रिस्ट वॉच को दिखाते हुए बोला, टाइम देखो, छुट्टी का टाइम हो गया है। जैसे ही ख्वाहिश ने जय की रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो वो मुंह बनाकर बोली, मैं अब भी नहीं जा सकती। ये देखो, अभी फाइलों की ढेर लगी हुई है। मुझे इन सब को कंप्लीट करना है, तभी मैं आज घर जा पाऊंगी। ओह, सो सैड फॉर यू। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हेल्प यू? जय ने बड़े ही पोलाइटली ख्वाहिश से पूछा तो ख्वाहिश मुस्कुराते हुए जय से बोली, नो थैंक यू, मैं कर लूंगी। तुम जाओ, तुम मेरे कारण क्यों परेशान होंगे? ख्वाहिश के ऐसे बोलने पर जय ना चाहते हुए भी वहां से चला जाता है। वहीं अपने केबिन में बैठा आद्यंत ये सब कुछ देख रहा था। ये देखते हुए उसके चेहरे के भाव सख्त होते जा रहे थे। जफर जो कि भी उसके सामने ही था और वो आद्यंत के चेहरे के भाव को नोटिस कर रहा था। उसने भी ख्वाहिश के केबिन में उस एम्प्लॉय को जाते हुए देख लिया था और वो ये समझ गया था कि जरूर आद्यंत अभी यही देख रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आद्यंत का चेहरा इतना सख्त क्यों हो रहा है। वही ख्वाहिश सभी के जाने के बाद अपने फाइलों को कंप्लीट करने में लगी हुई थी। काफी देर तक लगातार काम करने के कारण ख्वाहिश पूरी तरह थक गई थी और थकान के कारण कब वो वहीं टेबल पर ही सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद आद्यंत अपने केबिन से ख्वाहिश के पास आता है और वो ख्वाहिश को इस तरह से टेबल पर सिर को का सोते हुए देखता है तो वो बिना कुछ बोले बस टकटकी लगाए ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखता रहता है। वो ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही कोई रिएक्ट कर रहा था। उसकी गहरी निगाहें बस ख्वाहिश के खूबसूरत चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। अचानक ही आद्यंत का फोन बजा। उसे मायरा कॉल कर रही थी। ये देखकर आद्यंत जल्दी से मायरा के कॉल को कट कर दिया और उसे सिंगल वर्ड में टेक्स्ट मैसेज किया, बिजी। उसके बाद वो अपने फोन को वापस से पेंट के पॉकेट में रख दिया। वहीं एक साइड खड़ा जफर अपने दोस्त की एक एक हरकतों को नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि उसका दोस्त बस ख्वाहिश को निहारे जा रहा है, पर उसे जगा नहीं रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आद्यंत के मन में क्या चल रहा है। वो आद्यंत को देखते हुए बोला, आखिर ये चाहता क्या है? इसे घरवाली भी चाहिए और बाहर वाली भी। मतलब इसे वाइफ का भी साथ चाहिए और गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ना चाहता। इसे दोनों ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मायरा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो अपने फोन की तरफ घूर कर देख रही थी। वो अपने फोन को बेड पर पटकते हुए बोली, हाउ डेयर यू, आद्यंत नोमानी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरा कॉल कट करने की? आज से पहले तो तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया, फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे माइंड में? और मुझे एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज कर दिया, बिजी। पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम चाहे कितना भी बिजी रहते थे फिर भी मेरा कॉल अटेंड करते थे, और अगर कॉल अटेंड नहीं कर पाते थे
तो तुम मुझे इतनी रोमांटिक मैसेज भेजते थे ताकि मैं नाराज ना हूं। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि कोई मेरा कॉल कट करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम मनाने के लिए मुझे प्यारे प्यारे रोमांटिक मैसेज करते थे ताकि मैं तुमसे नाराज ना हो जाऊं। मायरा बेड पर बैठे अपने बालों को नोच रही थी। वो तुरंत अपना फोन उठाई और अर्जुन को कॉल मिले। कुछ रिंग्स जाने के बाद अर्जुन ने कॉल पिक किया तो मायरा उससे आद्यंत की कंप्लेंट करने लगी। वो एक के बाद एक आद्यंत की बुराई कर रही थी। वो आद्यंत की बुराई करते हुए बोली, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आद्यंत ने मेरा कॉल पिक ना किया हो। आखिर उसने इस तरह से मेरा कॉल कैसे कट कर दिया। जफर कब से अपने केबिन में बैठा हुआ ही सब कुछ देख रहा था कि उसका दोस्त घंटे से बस ख्वाहिश को देख रहा है। वो अपने केबिन से बाहर आता है और इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे मानो वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है। अचानक एक कट की आवाज होने से अध्ययन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो ख्वाहिश की तरफ देखकर उसके टेबल पर अपने एक हाथ को पटकते हुए बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या मैं तुम्हें यहाँ सोने की सैलरी देता हूँ? क्या इसीलिए तुमने मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया? ऐसे अपना कैफे लेने का इरादा है तुम्हारा? अपनी बात बोलकर आद्यंत तो अपने नसर इधर उधर घूमने लगता है। वहीं साइड में खड़ा उसका दोस्त ये देखकर धीरे से बोला, साले, अभी तक 2 घंटे से बस उसे निहारे जा रहा था और अब देखो कैसे ड्रामा कर रहा है। ये आजकल किसी टीनएजर कॉलेज स्टूडेंट की तरह बिहेव क्यों करने लगा है? ये सोचकर वो वापस से अपने मोबाइल में देखने लगता है। मोबाइल में देखते हुए ही जफर के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वही ख्वाहिश आद्यंत की तेज आवाज सुन हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो जाती है। ऐसे झटके से उठने के कारण ख्वाहिश लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है कि तभी आद्यंत उसकी कमर में हाथ डाल उसे होल्ड कर लेता है और तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ख्वाहिश के मुंह से एक आह निकल जाती है। ख्वाहिश की आवाज कुछ अलग ही साउंड कर रही थी, जिसे जफर सुनता है तो वो तुरंत ही अपनी नसरें ऊपर कर ख्वाहिश की तरफ देखने लगता है। जैसे ही आद्यंत को ये एहसास होता है, वो जफर की तरफ घूर कर देखता है, जिससे जफर तुरंत ही वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। अब आद्यंत ख्वाहिश की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, ये किस तरह की आवाज निकाल रही हो तुम? सॉरी सॉरी सर, वो मुझे पेन हो रहा था, इसलिए मेरे मुंह से वो आवाज निकल गई। मैंने यह सब इंटेंसली नहीं किया। सॉरी सॉरी सर, सॉरी प्लीज, आप बुरा मत मानिएगा। ये कहते हुए वो आद्यंत से थोड़ा दूर हो जाती है। आद्यंत सब कुछ नोटिस करता है और उसे एहसास होता है कि ख्वाहिश उससे कितना डरती है। वो उसके पास आने में भी कितना कतराती है। आद्यंत अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और अपने होठों को भींचते हुए बोला, लेट्स गो। ख्वाहिश डरते हुए आद्यंत के पीछे पीछे चलने लगती है। आद्यंत चलते हुए ही बिना ख्वाहिश की तरफ देखे वो अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे कल सुबह तक सारा काम कंप्लीट चाहिए। जैसे ही ख्वाहिश ये सुनती है, वो जल्दी से उन फाइलों को उठा लेती है और अपना पर्स भी कैरी कर लेती है और अपना लैपटॉप भी बैग में रखकर उसे लेकर जल्दी जल्दी आद्यंत के पीछे चलने लगती है। ख्वाहिश जब बाहर आती है तो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। वो अपने मन में सोचती है कि इतनी रात को वो कैसे जाए। उसे कोई कैब मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि उसे पता था आद्यंत तो उसे अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएगा और ना ही कभी उसकी हेल्प करना चाहेगा। ये सोचकर ख्वाहिश थोड़ी घबराती है। तभी वो देखती है कि आद्यंत के साथ साथ जफर भी बाहर आया है। तो वो आगे बढ़कर आद्यंत के पास ना जाकर जफर के पास जाती है। ये देखकर आद्यंत तो तिलमिला उठता है। ये मेरे पास नहीं आई और उसके पास क्यों चली गई? वह घूर कर उन दोनों को देखने लगता है। वही ख्वाहिश जब जफर के पास जाती है तो जफर भी एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर ख्वाहिश अपनी धीमी सी आवाज में बोली, वो मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए? जफर ख्वाहिश को देखकर सिर हिलाते हुए बोला, बोलो ख्वाहिश। जफर ख्वाहिश को उसके नाम से ही बुलाता है। उसे भाभी कहकर नहीं बुलाता, क्योंकि एक बार उसने ख्वाहिश को भाभी कहा था, तो इसके लिए आद्यंत उस पर बहुत गुस्सा हुआ था।
वो उसे बहुत ही भला बुरा सुनाया था और उन दोनों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। ये बातें अभी तक जफर को याद थीं, इसीलिए वो ख्वाहिश को उसके नाम से ही बुलाता था। वो मैं सो गई थी और रात भी हो गई है, तो क्या आप मेरे को घर तक लिफ्ट मिल सकती है? आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर प्लीज अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर दो। ख्वाहिश जफर की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से बोली। वही जफर भी ख्वाहिश की बात पर उससे बोला, रुको, मैं देखता हूँ। इस बीच जफर ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि उसका दोस्त उसे खंजर भरी निगाहों से घूर रहा है। वो बस ख्वाहिश के लिए कैब बुक करने लगता है। वो अभी ख्वाहिश के लिए कैब बुक करता, उससे पहले ही आद्यंत जफर की तरफ घूर कर देखते हुए चिल्लाकर बोला, जफर! जैसे ही जफर ने आद्यंत की तेज आवाज सुना, तो वह हड़बड़ा गया और उसके हाथ से फोन छूटने वाला होता है कि वो किसी तरह से संभाल लेता है और फिर वो तुरंत यस बॉस, यस बॉस करते हुए आद्यंत की तरफ चला जाता है। जब जफर आद्यंत के पास पहुंचता है, तो आद्यंत ने उसे जलती हुई निगाहों से देखा, जिससे जफर थोड़ा घबरा जाता है। वो समझ नहीं पता कि आखिर ये इतना गुस्सा क्यों है। वही ख्वाहिश भी आद्यंत के गुस्से को देख सहम गई थी। आद्यंत जफर को घूरते हुए चिल्लाकर बोला, चलो, हमें चलना है। जफर सिर हिलाते हुए बोला, यस बॉस, बस 1 मिनट। इतना बोल वो कैब बुक करने वाला होता है कि आद्यंत चिल्लाकर बोला, नहीं, अभी चलो। जफर अब कुछ नहीं कर सकता था। वो कार की तरफ बढ़ जाता है। वही ख्वाहिश डर कर अपने चेहरे को नीचे झुकाए खड़ी थी, तो आद्यंत उसे भी देखकर चिल्लाकर बोला, अब क्या तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा या तुम्हें वहीं रहने का इरादा है? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा वेट करूं? ख्वाहिश कुछ नहीं बोलती है, तो आद्यंत चिल्लाकर बोला, जाकर कार में बैठो। आद्यंत की आवाज को सुनकर ख्वाहिश बुरी तरह घबरा जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी कार की तरफ बढ़ जाती है। ख्वाहिश कार में बैठते ही कार के डोर की हैंडल को साफ करती है, जैसे उसके छूने से गंदा हो गया हो। ख्वाहिश ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि एक बार आद्यंत के दादाजी ने ख्वाहिश को आद्यंत की कार में बिठा दिया था, तो कुछ दूर जाते ही आद्यंत ने उसे अपने कार से बाहर नीचे फेंक दिया था और फिर उसे खुद आने के लिए बोला था। उसके बाद उस पूरे कार को वॉश कराया था, ये कहते हुए कि किसी गंदी चीज को मैंने अपने कार में बिठा लिया है। यह चीज ख्वाहिश को अच्छे से याद थी। वही आद्यंत भी ये सब कुछ देख रहा था और ख्वाहिश की हरकतों को नोटिस भी कर रहा था। वो समझ भी गया था कि ख्वाहिश ऐसा क्यों कर रही है। वो गुस्से से अपनी आंखों को भींच लेता है। वही कार में पीछे बैठा जफर भी ख्वाहिश की एक एक हरकतों को देख रहा था। इसके साथ ही वो आद्यंत की नजरों को भी देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये आज इस तरह से क्यों ख्वाहिश को इतना गौर से देख रहा है। ख्वाहिश डरी सहमी सी बैठी हुई थी। वो खुद में ही सिमट कर बैठी थी कि कहीं उससे कुछ टच ना हो जाए। ये बात जफर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसका खून खौल रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसके दोस्त ने न जाने कितना कुछ उसके साथ किया है। कार रास्ते में थी। कुछ दूर जाते ही उसे रास्ते में एक जगह पर जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो कार रुक जाती है। इस समय वहां पर एक फ्लावर बुके बेचने वाली एक औरत उन्हें बुके देने लगती है। वो आद्यंत के कार बिंदु पर आकर नौकर करने लगती है। ड्राइवर जब ये देखता है तो उस औरत को भागने लगता है, पर वो औरत आद्यंत की तरफ देखकर बोली, साहब, आप इसे ले लो। आप इसे अपने प्यार करने वाले को देंगे तो आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहेगा। उन्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। ये सुनकर आद्यंत उसे खरीद लेता है। ख्वाहिश जब ये देख रही थी तो समझ जाती है कि ये तो अपने प्यार के लिए बुके खरीद रहे हैं। अब ख्वाहिश को खुद में ही गिल्ट सा महसूस हो रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि वो दो प्यार करने वालों के बीच में आ गई हैं और उन दोनों की प्यार की दुश्मन बन गई है। ख्वाहिश को लगता है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसका पति किसी और से प्यार करता है, फिर भी वो उन दोनों के बीच में कांटा बनी हुई है। नाम के लिए उसका पति है, पर प्यार तो किसी और से करता है। ये सब सोचते हुए ख्वाहिश की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपने सीने में एक चुभन सा महसूस होता है।
ये सब सोचते हुए पूरे रास्ते ख्वाहिश सब अपने सर को नीचे झुकाए हुए बैठी थी। वहीं आद्यंत के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो मन में बहुत घबराया हुआ था कि कैसे वो इस फ्लावर बुके को ख्वाहिश को देगा। एक तो पहले से उसके अंदर गिल्ट था। इन सब के कारण वो बहुत असमंजस में था कि वो ख्वाहिश को कैसे ये दे। कुछ देर में कार आद्यंत के घर के सामने आकर रुकती है। ख्वाहिश धीरे से कार से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो तुरंत ही जिस सीट में वो बैठी थी उसे अपने कपड़े से साफ करने लगती है। फिर वो धीरे से आद्यंत की तरफ देखकर बोली, ये गंदा नहीं हुआ है। ये बातें अध्ययत को टोंट की तरह लगता है। पहले ये सब होता तो उसे अच्छा लगता, पर अब उसे ये किसी जख्म की तरह लगता है, जिससे आद्यंत गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है। फिर आद्यंत गुस्से से अपने हाथ में पड़े फ्लावर बुके को वहीं कार में बैक सीट पर फेंक कर अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर मायारा आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से के कारण उसने डिनर भी नहीं किया। आद्यंत पहले एक रूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। वही ख्वाहिश भी अपने रूम में फ्रेश होकर बाहर आती है और वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। एक मेड वहां जाकर खाना सर्व करती है। अभी वहां पर मायरा नहीं बैठी हुई थी। मायरा अपने रूम के बाहर ही खड़ी उस मेड की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर वो मेड आद्यंत से बोली, सर, वो मायरा मैडम ने अभी तक डिनर नहीं किया है। ये सुन आद्यंत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो बस नॉर्मली बोलता है, मायरा को बोलो कि सर ने उसे बुलाया है। ख्वाहिश जब ये सुनती है तो हैरान रह जाती है कि आद्यंत इतना नॉर्मली कैसे बोला, क्योंकि अब तक तो उसे मेड पर गुस्से से बौखला जाता था और मायरा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। फिर वो खुद उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाता है और बड़े प्यार से उसे बनाकर अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लाता था और अपने हाथों से खिलाता। पर आज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आद्यंत चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। वही वो मेड जाकर मायरा से डिनर करने के लिए बुलाती है, पर मायरा तब भी गुस्से में डिनर करने नहीं आती। वो घूर कर देख रही थी कि आद्यंत डिनर कर रहा है, पर वो उसे मनाने नहीं आया। ये बात मायरा को और भी ज्यादा चुभ जाती है। वही आद्यंत के सामने बैठी ख्वाहिश चुपचाप से अपने सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसके सामने रखा प्लेट बिल्कुल खाली था। ये देखकर आद्यंत उसे घूरते हुए बोला, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो मायरा दी। ख्वाहिश धीमे सी आवाज में आद्यंत से बोली। आद्यंत समझ गया कि आखिर ख्वाहिश क्यों नहीं खा रही। उसे याद आता है कि कैसे एक बार जब ख्वाहिश आकर आद्यंत के साथ बैठकर जल्दी जल्दी डिनर करने लगी थी, और जैसे ही आद्यंत को ये पता चला था कि मायरा ने अभी तक डिनर नहीं किया है, तो वो गुस्से से ख्वाहिश पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर बोला था कि मेरी मायरा ने अभी तक खाना नहीं खाती है, तो तुम कैसे खा सकती हो? यहां तक कि उसने उसके खाने के प्लेट को भी उठाकर फर्श पर फेंक दिया था। वही ख्वाहिश एक निवाला मुंह में डाली थी। वो इस तरह ही रोते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर अपने रूम में चली गई थी। फिर वो पूरी रात बिना खाए ही रह गई थी। ये सब याद आते ही आद्यंत को खुद पर गुस्सा आने लगता है। वही ख्वाहिश को भी ये सब चीज याद आती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की ही बात थी। इसीलिए वो सब याद करके बहुत सहमी हुई थी, पर आद्यंत के बोलने पर वो खाने लगती है। वहीं आद्यंत भी ख्वाहिश के साथ डिनर करने लगता है। मायरा ये सब घूर कर देख रही थी। उसे यही लग रहा था कि आद्यंत उसे मनाने आएगा, क्योंकि हमेशा से यही होता था। जब भी मायरा नहीं खाती थी तो आद्यंत तो उसके लिए परेशान हो जाता था। वो उसके ना रहने पर एक निवाला तक नहीं खाता था। ना ही वो खुद खाता था और ना ही वो ख्वाहिश को खाने देता था। वो उसके प्यार में इतना पागल था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर में आद्यंत अपना डिनर करके वहां से चला जाता है। आद्यंत के जाने के बाद ख्वाहिश भी धीरे से डाइनिंग टेबल पर से उठती है और वहां से चली जाती है। वही वो मेड मायरा के पास जाती है तो मायरा उससे पूछती है कि क्या आद्यंत ने डिनर कर लिया?
वो मेड मायरा की तरफ देखते हुए बोली, जी मैम, वो तो खाकर चले भी गए। इतना सुनते ही मायरा गुस्से से तिलमिला उठती है। गुस्से में रूम के सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगती है। वही अपने कमरे में बैठा आद्यंत ये शोर साफ सुन पा रहा था, पर वो अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेता है, जैसे मानो वो इन सब को इग्नोर कर रहा हो। वही मायरा के रूम के बगल में ही ख्वाहिश का भी रूम था, तो जैसे ही ख्वाहिश ये सुनती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो जल्दी से मायरा के रूम में आती है और रूम की ऐसी हालत देख चौंक जाती है। फिर वो मायरा के पास जाकर पूछती है, दी क्या हुआ? मायरा ने जैसे ही ख्वाहिश की आवाज सुनी, वो उसकी तरफ घूर कर देखती है और एक झटके में उसे खुद से दूर झटकते हुए बोली, क्यों बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहां आने की? आखिर क्या कर दिया है तुमने मेरे आद्यंत के साथ? ऐसा कौन सा जादू किया है जो वो इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है? ख्वाहिश को तो मायरा की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो अपने कंफ्यूज भरी नजरों से मायरा की तरफ देखने लगती है। वहीं मायरा पूरे गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वो ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोली, अभी के अभी यहां से चली जाओ। इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, तुम तुरंत यहां से दफा हो जाओ। ख्वाहिश सहमी हुई सी वहीं पर खड़ी रहती है। तभी आद्यंत, जो कि अपने रूम में था, वो ख्वाहिश की आवाज को सुनकर पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो जब सुनता है कि मायरा ख्वाहिश को बोल रही है, तो वो उसके रूम में आ जाता है। जैसे ही मायरा आद्यंत को देखती है, तो वो उसकी तरफ देख मुंह बनाकर बोली, अध्ययन, बेबी, देखो ना, ये मेरा यहाँ दिमाग खराब कर रही है। ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इतना बोलकर वो रोने लगती है। वही आद्यंत को तो मायरा का ये सब ड्रामा इरिटेट कर रहा था, पर फिर वो ख्वाहिश की तरह घूर कर देखता है और वो एक सिंगल वर्ड में बोलता है, आउट। आद्यंत की बात सुन ख्वाहिश घबरा जाती है और जल्दी से वो मायरा के रूम से बाहर चला जाता है। ख्वाहिश के जाते ही आद्यंत मायरा के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ बेबी? मायरा रोते हुए उसके शर्ट को कसकर पकड़ ली और उसके सीने से लग गई। यह देखकर आद्यंत बिना किसी भाव के उसे अपने गोद में उठाया और उसे लेकर बैठ बैठ गया। अब मायरा आद्यंत के गोद में थी और उसके सीने से लगे हुए जा रही थी। आद्यंत उसे संभालते हुए बोला, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना रो रही हो? मायरा रोते हुए बोली, बेबी तुम बदल गए हो। तुम मुझे प्यार भी नहीं करते, ना ही पहले की तरह मुझे पैम्पर करते हो। मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया और ना ही मुझे मैसेज किया। पर मैं बिजी था, इसलिए तो मैंने तुम्हें मैसेज में बताया। आद्यंत की बात पर मायरा मुंह बनाकर बोली, सिर्फ सिंगल वर्ड में कौन बताता है? पहले तुम मुझे कितनी प्यारी प्यारी मैसेज भेजते थे, पर अब तो तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। इतना बोल मायरा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। आद्यंत कुछ नहीं बोला। वह बस उसके बालों पर अपने हाथ फिरा रहा था। तुमने आज मुझे डिनर के लिए भी नहीं पूछा? मायरा एक बार फिर से शिकायत करते हुए आद्यंत से बोली। आद्यंत मायरा की बात सुनकर उससे बोला, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए डिनर मंगाता हूँ। आद्यंत इंटरकॉम पर कॉल करके एक मेड से नायरा के लिए डिनर मंगाता है। कुछ देर में मैं एक मेड अपने हाथों में ट्रे लिए रूम में आए और टेबल पर रखकर वहां से चली गई। आद्यंत उस ट्रे को लाकर मायरा के सामने रख दिया। मायरा बच्चों की तरह अपने होठों को आउट करके बोली, बेबी प्लीज, तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। आद्यंत मायरा की तरह देखकर उससे बोला, सॉरी बेबी, पर अभी मेरे हाथ में थोड़ा पेन हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड, तुम खुद से अपना डिनर कर लो। मायर को आद्यंत का यह बोलना अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप डिनर करने लगी। डिनर करते हुए मायरा बार बार आद्यंत के करीब जा रही थी। वह आद्यंत के होठों की तरफ बढ़ते हुए यही बोल रही थी, बेबी आई वॉन्ट टू फील यू। पर आद्यंत उससे दूर हो रहा था। वो मायरा के करीब नहीं जा रहा था। मायरा ये सब नोटिस कर रही थी, पर वह कुछ कर पा रही थी। डिनर करने के बाद मायरा आद्यंत से बोली, बेबी प्लीज, तुम आज मेरे साथ ही सो जाओ ना। मैं आज तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। आद्यंत बिना कुछ बोले
चुपचाप से मायरा के साथ बेड पर लेट गया। मायरा के साथ उसके बगल में बेड पर लेटा हुआ था। वही मायरा तुरंत थी, आद्यंत से चिपक जाती है और उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है। आद्यंत, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह मायरा के साथ तो लेटा हुआ था, पर उसके मन में सिर्फ ख्वाहिश चल रही थी। उसे मायरा से कोई भी लगाव नहीं था। उसे तो बस बार बार ख्वाहिश का ही ख्याल आ रहा था। वही ख्वाहिश अपने रूम में आती है। कुछ सेकंड के लिए तो उसे बहुत रोना आता है, पर जल्दी ही वह खुद के आंसू को कंट्रोल कर अपने काम में लग जाती है, क्योंकि वह अपने साथ ऑफिस से बहुत सारे फाइल्स लेकर आई थी और अभी उसे उन फाइल्स को कंप्लीट करना था। आद्यंत ने उसे सख्त आर्डर दिया था कि कल सुबह तक उसे वह फाइल चाहिए, इसलिए वह अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह आद्यंत रेडी होकर बाहर आता है। इस समय ख्वाहिश भी तैयार होकर बाहर आती है, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाना था। आद्यंत अपने कार के सामने आकर खड़ा होता है। वही ख्वाहिश उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, क्योंकि वह अपने कैब का वेट कर रही थी। आद्यंत की नजरें ख्वाहिश पर थीं। वह ख्वाहिश को नोटिस कर रहा रहा था। वह चाहता था कि ख्वाहिश उसके पास खुद आए और साथ चलने के लिए बोले, पर ख्वाहिश उसकी तरफ एक नजर देखती भी नहीं। यह बात आद्यंत को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी ड्राइवर कार का डोर ओपन कर उसमें से फ्लावर बुके निकाला और आद्यंत की तरफ देखते हुए बोला, बस यह फ्लावर बुके। आद्यंत एक झलक ख्वाहिश की तरफ देखा और फिर उसे फ्लावर बुके को देख गुस्से से बोल, इससे डस्टबिन में फेंक दो, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। ख्वाहिश, जिसकी नजरें अचानक से ड्राइवर की बातें को सुन फ्लावर बुके पर चली गई थी, वह फ्लावर बुके को देख हैरान हो गई। क्या इन्होंने कल रात मायरा को यह बुके नहीं दिया? कहीं उनकी और मायरा के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हो गई? ख्वाहिश अपने मन ही मन बोली, पर फिर वह अपना ध्यान रोड की तरफ कर ली। वही आद्यंत अभी भी कार के पास खड़ा था। वह तो चाह रहा था कि ख्वाहिश उसकी तरफ देखें, इसीलिए तो उसने उसे सुनने के लिए ड्राइवर को उस फ्लावर बुके पर फेंकने के लिए कहा था। पर ख्वाहिश एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। ड्राइवर इस फ्लावर बुके को फेंक नहीं सकता। वह वापस से सीट पर रख देता है। आद्यंत तो अपने ड्राइवर की तरफ देखा, उसे इशारे में कुछ कहा, जिसे समझाकर ड्राइवर ख्वाहिश के पास गया और बड़े ही पॉलिटली अपने सर को झुकाकर बोला, मैडम, क्या आप सर के साथ नहीं चल रही? ख्वाहिश ड्राइवर की बात पर तुरंत बोली, नहीं, मैंने अपने लिए कैब बुक कर लिया है। आप जाइए, वरना कहीं आपके सर नाराज ना हो जाए। ड्राइवर यह सुनता है तो तुरंत आद्यंत की तरफ चला जाता है। जैसे ही आद्यंत ने देखा कि ख्वाहिश ने आने से मना कर दिया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर वह तुरंत कार में बैठ जाता है। आद्यंत के बैठते ही ड्राइवर कार में बैठता है और कार को आगे बढ़ा देता है। वहीं तब तक ख्वाहिश की भी कैब आ जाती है और वह भी कैब में बैठकर वहां से ऑफिस की तरफ चली जाती है। अपने कार में बैठा आद्यंत अभी भी उसे फ्लावर बुके को देख रहा था और यही सोच रहा था कि वह कैसे ख्वाहिश को यह फ्लावर बुके दे। वह बड़ी ही असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से वह उसे फ्लावर बुके को ख्वाहिश तक पहुंचाए। कुछ देर बाद ख्वाहिश की कैब आद्यंत की ऑफिस के सामने आकर रुकी। ख्वाहिश तुरंत बाहर आई और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ख्वाहिश जैसे ही ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले उसे जय मिल गया। वो मुस्कुराकर ख्वाहिश से बोला, गुड मॉर्निंग ख्वाहिश। ख्वाहिश भी मुस्कुराकर बोले, गुड मॉर्निंग। फिर ख्वाहिश अपने केबिन की तरफ चली गई। ख्वाहिश अपने केबिन में जाकर बैठी तो उसके टेबल पर एक फ्लावर वॉश रखा हुआ था, जिसमें रेड रोजेस लगे हुए थे। रोज को देख थोड़ा चौंक गई। उसे याद आया कि यह तो वही रेड रोजेस हैं जिसे आद्यंत ने मायरा के लिए खरीदा था। वह समझ नहीं पाए कि आखिर यह रेड रोजेस यहाँ कैसे आ गए। वह कुछ सेकंड तक फोन रेट वर्सेस को देखा और धीरे से अपने सॉफ्ट उंगलियों को उन पर फिराने लगी। फिर वह ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने चेयर पर जाकर बैठ गई। वही आद्यंत अपने केबिन में बैठा, लैपटॉप में नजर बनाए हुए था। वह ख्वाहिश के एक्सप्रेशन को देखना चाहता था कि जब ख्वाहिश उसके दी बुके को देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। कुछ देर बाद आद्यंत तो ख्वाहिश दोनों अपने अपने काम
मैं बिजी हो गए। आद्यंत की आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए उसे अपने असिस्टेंट और सेक्रेटरी के साथ जाना था। थोड़ी ही देर में आद्यंत तो अपने असिस्टेंट और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग प्लेस के लिए निकल जाते हैं। आज उनकी मिस्टर बजाज के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी बैठे हुए थे और सामने प्रोजेक्टर पर सब कुछ लाइव चल रहा था। 5 फुट प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी बातें सबके सामने समझ रहे थे। सामने बैठे मिस्टर बजाज का बेटा, जो कि इस मीटिंग के लिए आया था, वो सब कुछ बड़े ही गौर से सुन और देख रहा था। उसकी नजरें तो ख्वाहिश पर टिकी हुई थीं। न जाने कि उन्हें ख्वाहिश पहली नजर में भा गई थी। ऊपर से ख्वाहिश का यह अंदाज उसे और भी ज्यादा पसंद आ गया था। वह ख्वाहिश से बार बार बातें करने की कोशिश करता है, पर वही ख्वाहिश उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वह बार बार बात बदल रही थी। वह ख्वाहिश की तरफ देखकर धीरे से बोल, मिस, क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए बात करेंगे? सामने बैठा आद्यंत सब कुछ देख रहा था। मिस्टर बजाज के बेटे को इस तरह से ख्वाहिश से बात करते देख उसकी आंखें सर्द हो गई थीं। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए बैठा था। वही आद्यंत के पास बैठा है, उसका फ्रेंड सफर। वह कभी आद्यंत के चेहरे को देखा तो कभी ख्वाहिश, और मिस्टर बजाज के बेटे की तरफ उसे मन ही मन मिस्टर बजाज के बेटे पर तरस आ रहा था। इसके साथ ही साथ वह यह देखना चाहता था कि अब आद्यंत क्या करने वाला है। वह आद्यंत के रिएक्शन को देखना चाहता था। वही मिस्टर बजाज का बेटा ख्वाहिश को एक साइड आने के लिए बोला। ख्वाहिश थोड़ा सा पक गई, पर फिर वह यह सोची कि इनके साथ हमारी कंपनी की बहुत बड़ी डील हो रही है, तो भला मैं कैसे नाराज कर सकती हूँ। यह सोच ख्वाहिश मिस्टर बजाज की बेटी की बात मान उनके साथ दूसरी तरफ गई तो उनका बेटा ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोले, आई लाइक योर एटीट्यूड एंड योर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। सच में आप कमल की हो, और मिस्टर आद्यंत बहुत लकी है जो उन्हें आप जैसी सेक्रेटरी मिली है। इफ यू डोंट मन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ख्वाहिश को उनकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थीं, पर फिर वह ज्यादा न सोचते हुए मुस्कुरा कर बोली, जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। हम आपको मिस्टर नॉमिनी से डबल सैलरी देने के लिए तैयार है। आखिर वहां पर कंपनी एक अच्छे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में चाहता है, क्योंकि उसे हमारे बिजनेस को ही प्रॉफिट होगा। ख्वाहिश मिस्टर बजाज के बेटे की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, देखिए, आई नो आप क्या कहना चाहते हैं और मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बट मैं अपनी जब से खुश हूं, इसीलिए थैंक यू सो मच। ख्वाहिश की बात सुनकर मिस्टर बजाज के बेटे को उसने और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। उसे यह अच्छा लगा कि ख्वाहिश अपनी कंपनी के प्रति इतनी ज्यादा लॉयल है, और अब उसे ख्वाहिश में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मीटिंग ओवर होने के बाद सभी बाहर आते हैं। वही मिस्टर बजाज का बेटा भी ख्वाहिश के साथ बाहर आता है और दोनों खड़े होकर बातें करने लगते हैं। ख्वाहिश, जो कि उनकी मिस्टर बजाज के बेटे के साथ ही थी, दोनों ही साथ में चलकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक की ठोकर लगने का कारण ख्वाहिश गिरने वाली थी कि तभी मिस्टर बजाज के बेटा अपना आगे बढ़कर तुरंत ही ख्वाहिश को संभाल लिया। पर इस बीच उन दोनों काफी करीब आ गए थे। ख्वाहिश की होंठ सीधे मिस्टर आद्यंत बजाज के बेटे के गालों को छू गए थे। दोनों के ही बाल एक दूसरे में उलझे जाते हैं। उन दोनों को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आद्यंत तो, जो कि उनके पीछे ही आ रहा था, यह देख उसकी निगाहें शर्द हो गईं और चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ख्वाहिश जल्दी से अलग होती है और मिस्टर बजाज के बेटे की तरह देखते हुए बोली, सॉरी सर, सॉरी, वह पता नहीं कैसे गलती से हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। वह भी बुरा नहीं मानना, वह बस मुस्कुरा देता है। वही आद्यंत ने देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह ख्वाहिश को वहीं छोड़कर कर में आकर बैठ जाता है। जफर की तरफ देखते हुए बोला, ख्वाहिश को नहीं लेना है, उसे भी साथ में लेते हैं। आद्यंत तो एक नज़र जफर की तरफ घूर कर देखा और बोला, वह आ जाएगी, उसको छोड़ने के लिए बहुत से लोग हैं। इतना बोल वह ड्राइवर को कर आगे बढ़ाने के लिए बोल देता है।
और ड्राइवर कर आगे बढ़ा देता है। इधर ख्वाहिश जब सामने देखी तो आद्यंत की कार वहां नहीं थी। यह देख खास थोड़ा चौंक गई। वह समझ नहीं पाए कि आखिर आद्यंत कब यहां से चला गया और उसे लिया भी नहीं। वह इधर उधर देखी तो उसे कोई भी कर कान नहीं देख रहे थे, क्योंकि यह प्लेस थोड़े आउट एरिया में था। वह थोड़ी परेशान से लग रहे थे। वही मिस्टर बजाज के बेटा भी साथ में था। वह ख्वाहिश के चेहरे को देख सब समझ गया। वह तुरंत ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर ख्वाहिश, यू डोंट मन, कैन आई हेल्प यू? मैं आपको छोड़ दूं ख्वाहिश? ये सुन, थोड़ा सा हिचकी चाहिए। नो नो, आईएल हैंडल में चली जाऊंगी। ख्वाहिश की हिचकिचाहट को देखकर वह सब समझ गया। वह बोला, आप मुझे साथ गलत समझ रही हैं। अब जैसा मेरे बारे में सोच रहे, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ख्वाहिश कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दी। वहीं मिस्टर बजाज के बेटा ख्वाहिश की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है और दोनों कुछ देर बातें करने के बाद घर की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर में दोनों कार में बैठकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कर आद्यंत की कंपनी के आगे जाकर रुकती है। 5 स्टार से बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ से मिस्टर बजाज का बेटा भी बाहर आकर ख्वाहिश से मिलता है और दोनों मुस्कुराकर थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। अपने केविन के विंडो के पास खड़ा आद्यंत यह सब कुछ घर कर देख रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वहीं इन सब से अनजान ख्वाहिश मिस्टर बजाज के बेटे के साथ बातें करने में लगी हुई थी। बातें करते हुए वह कोई जोक क्रैक करता है, जिसे सुनकर ख्वाहिश की होठों की स्माइल बड़ी हो जाती है और दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। ये सब कुछ देख अत्यंत की निगाहें सर्द हो गईं। कुछ देर बाद वह वापस अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वही ख्वाहिश भी मुस्कुराते हुए कंपनी के अंदर चली जाती है। अभी ख्वाहिश के हाथों में कुछ फाइल्स थे। उसे वह फाइल एस आद्यंत को देनी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आद्यंत के पास जाए। वह आद्यंत के पास जाने के बजाय उसके असिस्टेंट जफर के पास चली जाती है और उसे ले जाकर वह फाइल दे देती है। जफर, जो कि अपने काम में लगा हुआ था जेड, उसे थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ख्वाहिश उसे क्यों वह फाइल दे रही है। वह कुछ सेकंड तक है इसकी तरफ देखा है और फिर उससे बोलता है, मैं खुद अभी काम में बहुत बिजी हूं। ख्वाहिश तो सर को खुद ही फाइल ले जाकर दे दो। ये सुनकर ख्वाहिश डर जाती है। उसे हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था कि वह आद्यंत के पास जाकर फाइन डे पर अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह मजबूर थी, क्योंकि उसे यह फाइल हर हाल में आद्यंत को देना था और अब जफर ने भी उसे मना कर दिया था। सिर्फ ख्वाहिश हिम्मत करके आद्यंत के केबिन में जाती है और उसका डोर नोक करती है। आद्यंत अपने रूट वॉइस में उसे अंदर आने के लिए बोलता है। ख्वाहिश चुपचाप केबिन में जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथों में अभी भी फाइल से वही आद्यंत अभी भी विंडो की तरफ अपना चेहरा के खड़ा था। ख्वाहिश धीरे से उन फाइल्स को आद्यंत के टैक्स पर रख देती है। अध्ययन तक अपनी तिरछी निगाहों से ख्वाहिश की तरफ एक झलक देखा है और फेस बिना उसकी तरफ देख बोलता है, उन फाइल्स को मेरे पास लेकर आओ। ख्वाहिश वापस से उठती है और आद्यंत की तरफ बढ़ जाती है। हालांकि वह अभी बहुत ही ज्यादा डर रही थी और डर के कारण वह पूरी तरह से कांप रही थी, पर वह आद्यंत को मन नहीं कर पाती है। वह आद्यंत के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं आद्यंत जब यह फील करता है कि ख्वाहिश उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है, तब भी वह पीछे उसकी तरफ नहीं मुड़ता। कैसा लगा तुम्हें उससे मिलकर? आद्यंत न की तेज आवाज को आज के कानों में पड़ते हैं। ख्वाहिश पहले तो कंफ्यूज हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर आद्यंत किसकी बात कर रहा है। सर, आप किसकी बातें कर रहा है? मैं समझ नहीं पाई। ख्वाहिश आद्यंत की तरफ देखते हुए बोली। मिस्टर बजाज काफी अच्छे पर्सनालिटी के इंसान हैं। न आद्यंत ख्वाहिश की बातों पर बोला, जिस पर ख्वाहिश भी मुस्कुराकर बोली, यस सर, वो अच्छे हैं। तो तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है? आद्यंत बिना किसी भाव के ख्वाहिश से पूछा। आद्यंत की बात सुन थोड़ी अजीब लगती है जेड।
वह इस तरह ज्ञान की तरफ देखते हुए बोली, सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। ख्वाहिश की बात पर आद्यंत का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह झट से पीछे मुड़ता है। आद्यंत के अचानक कैसे करने से हड़बड़ाहट में ख्वाहिश के हाथों से सारी फाइल्स नीचे गिर जाते हैं। वहीं आद्यंत ख्वाहिश को उसके कंधे से कसकर पकड़ता है और वहीं रूम में बने ग्लास वॉल से टिका कर खड़ा कर देता है। ख्वाहिश कुछ समझ नहीं पाती कि अचानक से अत्यंत आद्यंत को क्या हुआ। वहीं अभी वह कुछ रिएक्ट करते हैं, उससे पहले ही आद्यंत उसकी तरफ झुककर तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आद्यंत के छोड़ते ही ख्वाहिश भागकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो वॉशरूम के अंदर जाकर टेप ऑन कर अपने फेस पर ठंडे पानी को डालने लगती है। वो खुद के फेस को सामने लगे मिरर में देखती है, जो कि हल्का गुलाबी हो गया था। उसकी नजर अपने होठों पर जाती है, जो कि सूज गए थे। इस समय वहां पर एक एम्प्लॉय अंदर आती है। उस एम्प्लॉय के आने पर ख्वाहिश जल्दी से पीछे मुड़कर देखे तो वो एम्प्लॉय ख्वाहिश की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा देती है। तभी उस एम्प्लॉय की नजर ख्वाहिश के होठों पर गई। वो ख्वाहिश के होठों की तरफ देखते हुए उससे पूछी, तुम्हारे होठों को क्या हो गया है? ये इतने स्वेल क्यों हैं? और इनमें से ब्लड क्यों निकल रहा है? उस एम्प्लॉय के पूछने पर ख्वाहिश घबरा जाती है और वो अपनी नजरें इधर उधर चुराने लगती है। ख्वाहिश कुछ बोल ही नहीं पाती। वही ख्वाहिश के कुछ ना बोलने पर वो एम्प्लॉय हंसते हुए उससे बोली, तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने काफी डीप किस कर लिया है। इतना बोलकर वह एम्प्लॉय इस तरह मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर चली जाती है। ख्वाहिश ब्लश के कारण अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेती है। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वो धीरे से अपने हाथों को चेहरे पर से हटाती है और एक बार फिर से मिरर में खुद को देखने लगती है। मिरर में देखते हुए ही ख्वाहिश की उंगलियां उसके होठों पर चली जाती हैं। कुछ देर बाद ख्वाहिश वॉशरूम से बाहर आकर अपने सर को झुकाए सीधे अपने केबिन में चली जाती है। वो केबिन में बैठकर अपना काम करने लगती है। इस समय एक पियून आकर ख्वाहिश के सामने फ्लावर बुके लाकर रख देता है। ख्वाहिश हैरानी से उस बुके की तरफ देखने लगती है और फिर उस पियून से पूछती है, ये किसके लिए है? मैम, ये आपके लिए आया है। वो पियून इतना बोलकर वहां से चला जाता है। वही पियून के जाने के बाद ख्वाहिश उस फ्लावर बुके को देखने लग जाती है। वो फ्लावर बुके बहुत ही खूबसूरत था। उसमें 99 रेड रोजीज थे। ख्वाहिश उस फ्लावर बुके को कुछ देर तक देखती रहती है। वो उस पर अपने एक हाथ फिराती है। इस बीच ख्वाहिश ये ध्यान ही नहीं देती कि उसे फ्लावर बुके किसने भेजा है। कुछ देर बाद वो वापस से अपना काम करने में लग जाती है, पर बार बार उसकी नजर उस फ्लावर बुके पर ही जा रही थी, क्योंकि वो फ्लावर बुके इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि ख्वाहिश अपनी नजरें उन पर से हटा ही नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आद्यंत अपने ऑफिस में बैठा ख्वाहिश की सारी हरकतों को देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त तमतमाया हुआ था। वह सर्द निगाहों से अपने लैपटॉप में ख्वाहिश को घूर रहा था। वो काफी देर तक ख्वाहिश को घूर कर देखता रहा। इस समय उसका असिस्टेंट जफर केबिन में आया और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले तो जफर ने आद्यंत के फेस एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही उसका ध्यान जाता है वो बिल्कुल हैरान हो गया कि अचानक से आद्यंत को क्या हो गया है। वही आद्यंत का चेहरा अभी भी सख्त था। हालांकि अब वो लैपटॉप में नहीं देख रहा था, अब उसकी नजरें फाइल पर थीं। उस फाइल को वो बड़े ही केयरफुल चेक कर रहा था, क्योंकि कुछ देर बाद ही उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और इस फाइल में उस मीटिंग से ही रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। जफर लगातार आद्यंत को ही देख रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आद्यंत से कुछ पूछे, इसीलिए वो चुप ही रहता है। कुछ देर बाद आद्यंत जफर के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। आज वो ख्वाहिश को अपने साथ लेकर नहीं गया था। वही ख्वाहिश अभी भी अपने केबिन में बैठे काम करने में लगी हुई थी कि अचानक से उसका फोन रिंग करने लगा। ख्वाहिश इस तरह काम करते हुए ही बिना नंबर चेक किए कॉल पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से किसी अनजान की आवाज सुन ख्वाहिश जल्दी से अपना फोन चेक करती है। उस पर अननोन नंबर देख वो बोली,
जी, आप कौन? हमें नहीं पता था कि आप इतना जल्दी हमें भूल जाएगी। दूसरी तरफ से एक आवाज़ ख्वाहिश के कानों में पड़ रही। ख्वाहिश अभी भी समझ नहीं पाई कि ये किसकी आवाज़ है और कौन है जिसने उसे कॉल किया है। वो फिर से वही सवाल करती है। तो दूसरी तरफ से वो लड़का बोलता है, अरे ख्वाहिश जी, आप मुझे भूल गई। मैं अनुज बजाज, जो हम लोग मीटिंग में मिले थे। ये सुनकर ख्वाहिश को सब कुछ याद आ गया। इसके साथ ही साथ उसे आद्यंत का किस करना भी याद आ गया। वो कुछ सेकंड के लिए अपने सोच में डूब गई। हेलो मिस ख्वाहिश, कहाँ हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अनुज की आवाज़ को सुन ख्वाहिश अपने होश में वापस आई और वो तुरंत बोली, हाँ हाँ, बोलिए मिस्टर बजाज। आपने कैसे मुझे कॉल किया? हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस ख्वाहिश, ये आपने बिल्कुल सही पूछा कि आप मेरी कैसे हेल्प कर सकती हैं। वो मैं चाहता था कि क्यों ना आज हम लोग बाहर डिनर के लिए चले। अनुज ने इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे सीधे ख्वाहिश से पूछ लिया। अचानक से अनुज की ये बात सुन ख्वाहिश